हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों ही कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूएसए के एक किंडरगार्टन को सुरक्षा एजेंसियों ने चारों तरफ से घेर रखा था। मीडिया को वहां से हटाया जा रहा था। किंडरगार्टन को कुछ आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों सहित वहां का स्टाफ पिछले 8 घंटे से कैद था। वहां माहौल तनावपूर्ण था, क्योंकि आतंकवादी कभी भी कोई गलत कदम उठा सकते थे। यूएसए जैसे देश में आतंकवादी इतनी देर तक सुरक्षा एजेंसियों से नहीं बच पाए थे। जहां पकड़े जाने पर वे अपने बचाव में एक स्कूल में आ गए और वहां बच्चों को बंदी बनाकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। सुरक्षा एजेंसी की एजेंट एम्मा अपने साथी रॉन के साथ वायरलेस के जरिए अपनी टीम से संपर्क में थी। एम्मा और रॉन वहां की एक सीक्रेट एजेंसी एनए के एजेंट थे, जिसे बच्चों के बचाव के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था। एम्मा और रॉन के अलावा यहाँ और 2 दर्जन के करीब एजेंट थे, जिन्होंने पूरी बिल्डिंग को घेर रखा था। यार, ये हमारा कैप्टन अब तक क्यों नहीं आया? पूरी टीम आ चुकी है, मगर वो अभी भी लापता है। अगर ये बात अथॉरिटी तक चली गई तो वो उसके साथ साथ अपनी भी बड़ी बजा देंगे। उसके ऑर्डर के बिना टीम खुद से इनिशिएट कैसे कर सकती है? एम्मा ने वायरलेस बंद किया और सड़क पर इधर-उधर देखते हुए कहा, जरा सब्र कर। हमारे कैप्टन को हमेशा से ही लेट मगर हीरो वाली एंट्री मारने की आदत है, बस आता ही होगा। रॉन अपना वायरलेस पहले ही बंद कर चुका था। उसने भी सड़क पर दाएं बाएं देखा। चल, अब जल्दी से आ भी जा भाई। तभी दूर एक बाइक दिखी, जिस पर लगभग 26 साल का एक लड़का काली जैकेट में उनकी ओर आ रहा था। उसे देखते ही रॉन ने कहा, लो आ गया, और अपने वेपन्स और यूनिफॉर्म संभालने लगा। एम्मा भी खुद को जल्दी से मैनेज करने लगी। उसने कपड़े संभालते हुए कहा, अपने कैप्टन को डिसिप्लिन बनाकर रखने की बहुत गंदी आदत है। खुद भले ही लेट आएं, मगर हम थोड़े से भी इधर-उधर हुए तो डांटने में देर नहीं लगाते। दोनों अपने कपड़े संभालने के बाद सामने से आ रहे शख्स के आने का इंतजार करने लगे। वो लड़का जल्द ही वहां पहुंचा और बाइक रोककर नीचे उतरा। काले रंग के गॉगल्स के नीचे लड़के के बाल सलीके से सजे हुए थे। उसने काले रंग की जैकेट के नीचे जो शर्ट पहन रखी थी, वो उसके जिस्म से चिपकी हुई थी। वो अपने लुक में डैशिंग और स्मार्ट दिख रहा था। वो उन दोनों के पास पहुंचा। उसके पास पहुंचते ही दोनों ने उसे सल्यूट किया। उसने अपने गॉगल्स उतारे और रॉन की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों की पोस्ट इतनी भी जूनियर नहीं कि कोई डिसीजन ना ले पाओ। पिछले 8 घंटे से बच्चे अंदर फंसे हैं एंड यू गाइस आर डिस्गस्टिंग। उसे गुस्से में देखकर रॉन ने कहा, सॉरी सर। लड़के ने बिल्डिंग की तरफ देखा और बिल्डिंग की तरफ देखते हुए पूछा, क्या कंडीशन है? कैप्टन निक, एम्मा बोली, वहाँ कुल मिलाकर 4 लोग हैं। 2 सेकंड फ्लोर पर, एक थर्ड फ्लोर पर और एक डाउन फ्लोर पर। बच्चे सेकंड फ्लोर पर हैं। हथियार के तौर पर उनके पास चाकू और तेज धारदार वाले हथियार हैं। गन्स वगैरह हमें नहीं दिखी। एम्मा आगे बोली, हम उन्हें डायरेक्ट पुश कर सकते हैं, मगर बच्चे हैं तो ये क्रिटिकल रहेगा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, निक ने कहा। इसके बाद वो आगे बढ़ा और अपनी टीम के बाकी मेंबर की ओर जाने लगा। एम्मा और रॉन उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलने लगे। हम एक बार के लिए उनके सामने सरेंडर होने का ऑफर रखेंगे। अगर वे मानते हैं तो ठीक है, वरना इसके बाद एक्शन एक्वायर्ड किया जाएगा। वहां पहुंचकर उसने एक एजेंट के हाथ में मौजूद स्पीकर लिया और उसे सामने की तरफ कर अनाउंसमेंट करते हुए कहा, तुम लोग चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि सरेंडर कर दो, वरना आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। इतना कहकर वो जवाब आने का इंतजार करने लगा। जब काफी देर तक जवाब नहीं आया, तब निक ने दोबारा स्पीकर में कहा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, सरेंडर करने में ही तुम लोगों की भलाई है। तुम लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो दोबारा से जवाब का इंतजार करने लगा, मगर फिर से कोई जवाब नहीं आया। निक ने स्पीकर फेंका और गुस्से में कहा, इडियट, अकल नाम की चीज ही नहीं है इनमें। इसके बाद वो एम्मा और रॉन से बोला, हमारी टीम में टोटल 26 मेंबर हैं। तुम दोनों को छोड़कर बाकी के मेंबरों के 6-6 के 4 ग्रुप बनाओ और उन्हें 4 अलग अलग डायरेक्शन में पोजीशन एक्वायर करने के लिए कहो। स्नाइपर को स्टैंड बाई मोड पर रखो। उन्हें इंस्ट्रक्शंस दो। ऑर्डर मिलते ही जो भी निशाने पर आए उन्हें ले और बॉडी डैमेज के लिए शूट कर दो। हम लोग उन्हें पुश करेंगे, मगर डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में। दोनों ने हामी भरी और टीम के बाकी मेंबरों को इसकी जानकारी देने के लिए चले गए।
जल्द ही पूरी टीम एक्शन में आई और अलग अलग जगह पर अपनी पोजीशन संभालने लगी। निक और उसके साथ की एक टीम सेफ्टी इक्विपमेंट से लैस डेजर्ट में बिल्डिंग के दाईं ओर खड़ी गाड़ियों के नीचे से होते हुए बिल्डिंग की ओर जाने लगी। एम्मा और रॉन भी उसके साथ थे। वे लोग बिल्डिंग की दीवार के पास पहुंचे और वहां पूरे तरीके से दीवार से चिपक कर खड़े हो गए। निक ने ठीक ऊपर मौजूद खिड़की में धीरे से झांका। वहां उसे एक आतंकवादी दिखाई दिया जो सामने दरवाजे से बाहर की ओर देख रहा था। निक ने अपनी पोजीशन संभाली और खिड़की को धीरे से धक्का मारकर नीचे हो गया। एक हल्की सी आवाज हुई और आतंकवादी का ध्यान खिड़की की तरफ चला गया। निक ने टीम मेंबरों को इशारा किया और उन्हें नीचे होने के लिए कहा। पूरी की पूरी टीम नीचे बैठ गई। आतंकवादी खिड़की के पास पहुंचा और झांकने के लिए अपनी मुंडी बाहर की, मगर जैसे ही उसने अपनी मुंडी बाहर की, निक ने उसे झपटा और खींचकर बाहर गिरा दिया। उसके बाहर गिरते ही बाकी के टीम मेंबरों ने तेजी दिखाई और उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसके पकड़े जाते ही निक ने बाकी की टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए और उन्हें तुरंत खिड़की से अंदर जाने के लिए कहा। निक, एम्मा और रॉन के अलावा 4 एजेंट और थे जो नीचे के फ्लोर पर कब्जा जमा चुके थे। निक ने दबे कदमों से सीढ़ियों का रुख किया और वहां छिपकर ऊपर का नजारा देखा। ऊपर उसे एक आतंकवादी दिखाई दिया जो सीढ़ियों के ऊपर ही बैठा हुआ था और अपने हाथ में कुछ मसल रहा था। निक पीछे हुआ और कुछ सोचता हुआ बोला, हम इस पर तुरंत एक्शन लेंगे। अगर इसे थोड़ा सा भी मौका मिला तो ये शोर करेगा, फिर इसके दूसरे साथी को पता चलेगा और वो बच्चों के लिए खतरा बन जाएगा। हम इस पर डायरेक्ट हमला करेंगे। निक ने अपनी गन निकाल ली। क्या कर रहा है निक? अचानक एम्मा ने अपने टोन को बदलते हुए कहा। पागल हो गया है क्या? तूने अगर शूट किया तो बच्चे डर जाएंगे। निक उसकी तरफ तीखी नजरों से देखने लगा। तुम ऑन ड्यूटी हो, मैं यहाँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ बल्कि बॉस हूँ। हाँ कोई ना, ये फॉर्मेलिटी किसी और दिन कर लूंगी। अभी तुम बॉस के बजाय फ्रेंड ही बने रहो। मैं तुमको कह रही हूँ, तुम शूट नहीं करोगे, और अगर मैंने शूट नहीं किया तो वो बच्चों को मार देंगे। एम्मा ने टोन बदला तो रॉन ने भी टोन बदल लिया। एम्मा, निक सही बोल रहा है, हम कब तक यहाँ छिपकर बैठे रहेंगे? हमें एक्शन लेना होगा। एम्मा निक की तरफ हुई और बोली, देख निक, तेरा प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैं प्लान बी फॉलो करता हूँ। इतना कहकर निक ने अपने दोनों रिवॉल्वर निकाले और उसे एम्मा को पकड़ा दिए। एम्मा को रिवॉल्वर पकड़ाने के बाद उसने ग्रेनेड पकड़ा और बिना सेफ्टी पिन खोले आतंकवादी के पीछे की ओर फेंक दिया। ग्रेनेड के फटते ही आतंकवादी का ध्यान उसकी ओर चला गया। आतंकवादी उसे देखने के लिए पलटा, तभी मिक तुरंत सीढ़ियों पर चढ़ा और आतंकवादी के पास पहुंचकर उस पर झपट पड़ा। निक और एम्मा दोनों सरप्राइज रह गए क्योंकि निक ने ये अचानक से किया था। निक ने आतंकवादी के मुंह को अपने हाथ से दबा लिया और लातों में पकड़कर उसके हिलने डुलने की गतिविधि को कम कर दिया। इतने में एम्मा और रॉन तथा बाकी के एजेंट वहां पहुंचे और उसे अच्छे से काबू कर लिया। उसके अच्छे से काबू हो जाने के बाद निक ने उसे छोड़ दिया, जबकि बाकी के मेंबरों में से 2 लोग उसे अपने साथ नीचे फ्लोर पर ले गए। एम्मा बोली, निक, तुम ना अकेले हीरो मत बना करो। तुम क्या करने वाले हो, हम भी इसका थोड़ा हिंट दिया करो। लगता है तुम लोगों को मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं। ये मत भूलो, मैं तुम सब लोगों का कैप्टन हूँ और मैं कैप्टन एजेंसी में पैसे देकर नहीं बना। निक ने गन वापस पकड़ी और ऊपर 2nd फ्लोर का रुख किया। वहां उसने आतंकवादी को बच्चों से थोड़ा दूर खड़ा देखा। जितने भी बच्चे थे वे फ्लोर के बीच में थे। निक ने ये देखते ही ईयरपीस पर हाथ रखा और ऑर्डर देते हुए कहा, 3rd फ्लोर का आतंकवादी जिस भी स्नाइपर की रेंज में है उसे बोलो बॉडी डैमेज शूट कर दे। सामने जिसने भी ऑर्डर सुने उसने ओके सर का जवाब दिया। जवाब मिलते ही निक आगे बढ़ा और रिवॉल्वर हवा में तानता हुआ बोला, जहां हो वहीं रुक जाओ वरना अंजाम महंगा होगा। आतंकवादी ने निक की बात सुनी मगर उस पर गौर नहीं किया। उसने बच्चों की ओर दौड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने कोशिश की निक ने फायर किया और सीधे उसके कंधे पर गोली चलाई। गोली लगते ही आतंकवादी झटका खाते हुए जमीन पर जा गिरा। गेट इट, निक ने एम्मा और रॉन को कहा। दोनों तेजी से आगे बढ़े और उस आतंकवादी को पकड़ लिया। निक उसके पास पहुंचा और कहा, हेलो मिस्टर इडियट, तुम्हें अच्छा भला मौका दिया गया था। अगर उसे मान लेते तो गोली का ये दर्द ना सहना पड़ता। अब इसे भी सहो और आगे जो अंजाम होगा उसके लिए भी तैयार रहो। आतंकवादी उसे घूर कर देखने लगा, जिस पर निक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एम्मा और रॉन आतंकवादी को पकड़कर वहां से ले गए। अब तक ऊपर वाले आतंकवादी को भी बॉडी डैमेज पड़ गया था, जिसकी वजह से वो घायल पड़ा था। टीम के कुछ मेंबर वहां पहुंचे और उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया।
स्थिति थोड़ी हल्की हुई तो मीडिया टीम का भारी जमावड़ा वहां उमड़ गया। निक ने टैकल करते हुए उन्हें कहा, जो भी हालात थे वे क्रिटिकल जरूर थे, लेकिन हमने इसे कंट्रोल में कर लिया है। सारे आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं और बच्चे सुरक्षित हैं। मेरी टीम ने इसके लिए काफी शानदार काम किया है। यूएसए की एक वेल प्रिपेयर्ड एजेंसी के एजेंट होने के नाते आगे भी हम पीपल सेफ्टी के लिए अपना काम इसी तरीके से करते रहेंगे। पूरी बात कहने के बाद उसने शेड्स लगाए और जाने के लिए आगे बढ़ा, जहां फोटोज कैमरा के ढेर सारे फ्लैश उसके चेहरे पर पड़ गए। 3 स्टार्स। यूएसए की एक वेल प्रिपेयर्ड एजेंसी के एजेंट होने के नाते हम आगे भी पीपल सेफ्टी के लिए अपना काम इसी तरीके से करते रहेंगे। इंडिया के मुंबई शहर के एक फ्लैट में लगे एलईडी स्क्रीन पर अमेरिकी चैनल के ऊपर ये लाइन गूंजी। टीवी के ठीक सामने एक 19 साल की करीब की लड़की बैठी थी। उसने डेनिम का क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहन रखा था। उसके हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल था, जहां कुछ पॉपकॉर्न उसके हाथ में थे और उसका हाथ उसके ठीक मुंह के पास रुका हुआ था। उसके रिएक्शन से साफ पता चल रहा था कि वो लड़के को देखते ही पूरी तरह से उसमें खो सी गई थी। उसके मुंह से उसी खोए हुए से अंदाज में निकला, कितना सोना मुंडा है यार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ही कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंपीरियल कॉलेज मुंबई। दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। कॉलेज की कक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं और अधिकांश छात्र घर लौट रहे थे। इन छात्रों के बीच वो लड़की भी दिखाई दी जिसने एलईडी स्क्रीन के सामने बैठकर निक को देखा था और उसे देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने वाइट कलर की हुडी वाली ड्रेस पहन रखी थी जो उसके साइज से 2 गुनी बड़ी थी और खुली खुली लग रही थी। मगर खुली होने के बावजूद ड्रेस उसे शानदार लुक दे रही थी। उसके बाल आधे जूड़े के रूप में बंधे हुए थे और आधे खुले थे। खुले बाल दोनों ओर बराबर थे। आंखों पर बड़ा वाइट कलर का चश्मा था जो बस शूट देखने के लिए था। पीठ पर लेदर का बैग टंगा हुआ था जिसके पट्टों को सामने से दोनों हाथों से पकड़ रखा था। वो लड़कों की भीड़ से अलग हुई और कंपाउंड की ओर चल दी। वहां जाकर वो एक बेंच पर बैठी और अपना लैपटॉप निकालकर उस पर कुछ सर्च करने लगी। उसने जो भी सर्च किया वो उसे मिल गया। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ मोड़कर अपनी ठुड्डी उस पर टिका दी। क्या हुआ प्रियल दी, कहाँ खोई हुई है? उसका ध्यान उसी उम्र की एक लड़की ने तोड़ा जिसने शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। वो भी दिखने में सुंदर थी मगर उससे थोड़ी पतली थी। मैं बताता हूँ अपनी प्रियल कहाँ खोई हुई है। तभी एक लड़का वहाँ आया जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी। उसने डेनिम की जैकेट, ग्रीन टी शर्ट, जीन्स की पैंट और लेदर के बूट पहन रखे थे। ये एक ऐसी दुनिया में गोते खा रही है जिसे कल्पना का एक कभी न खत्म होने वाला अत्यंत विशाल संसार कहा जाता है, यानी कि अपने ख्यालों में। प्रियल ने अपना लैपटॉप बंद किया और कुछ कहने के लिए अपना चेहरा ऊपर किया। तभी आई लड़की लड़के की तरफ देखते हुए बोली, ओए अर्जुन, तू चौहान सर की क्लास लेकर आया है जो इतनी जोर हिंदी बोल रहा है। फिर उसने प्रियल की तरफ चेहरा किया और पूछा, बताना दी, कहाँ खोई हुई है? अरे प्रांजल, कहाँ ना, मैं बताता हूँ, अर्जुन बोला और कूदकर प्रियल के बगल में ही बैठ गया। वहां उसने उससे लैपटॉप छीन लिया। प्रियल ने उसे वापस लेने की कोशिश की मगर अर्जुन ने उसे दूर कर लिया। रुको ना प्रियल, 1 मिनट, मुझे बताने तो दो। ये कहकर उसने लैपटॉप खोल दिया। लैपटॉप को खोलते ही सामने गूगल दिखा जिसके ऊपर निक को सर्च किया गया था और उसे सर्च करने पर सिर्फ होटल पाइन क्रीक की तस्वीर आ रही थी। लो भाई साहब, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मैडम उसी भाई साहब के ख्यालों में खोई हुई है जिसे इसने कल रात टीवी के अंदर देखा था। क्या? कब? प्रांजल अर्जुन की तरफ हुई और लैपटॉप में झांका। मैं उस वक्त कहाँ थी और इसने इसे कैसे टीवी में देखा? उसने पूछा। तुम घोड़े से भी गंदे खराटे लेकर गहरी नींद में सो रही थी, अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में कहा। और इसने इसे ऐसे टीवी में देखा। अर्जुन ने इंटरनेट से उसी चैनल के कल रात के क्लिप लगा दिए। वहां निक का वही डायलॉग दोबारा से आया। यूएसए की एक वेल प्रिपेयर्ड एजेंसी के एजेंट होने के नाते हम आगे भी पीपल सेफ्टी के लिए अपना काम इसी तरीके से करते रहेंगे। क्या बात है मिस प्रियन, लगता है इसने पहली ही नजर में तुम्हारा दिल जीत लिया, अर्जुन अलग ही अंदाज में रिएक्ट करते हुए बोला। प्रियल ने नाक को उंगली से सिकोड़ा और कहा, हाँ तो क्या, कोई गलत बात है क्या? देखो तो कितना सोना मुंडा है, मेरा दिल इसे देखते ही धड़कने लगा था। जब से इसे देखा है बस इसी के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं क्यों ये लग रहा है जैसे इसके और मेरे बीच में कोई गहरा रिश्ता है। अर्जुन हंसा और बोला, साइंस इसे रिश्ता नहीं बीमारी कहता है।
साइंस के हिसाब से अगर हम किसी के बारे में बार बार सोचें तो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होता है, समझी मैडम? ये हार्मोन प्रॉब्लम होती है, ना कि कोई गहरा रिश्ता। अब आगे आना समझ में, ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रांजल अर्जुन के पास बैठी और कहा, वो आपको जानता भी नहीं और आप हैं कि उसके चक्कर में। कोई इतना भी कैसे किसी के पीछे पागल हो सकता है कि पहली नजर में ही सब कुछ भूल जाए? नहीं नहीं, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं कि बस देखने भर से डब्बा गोल हो जाए, प्रियल बोली। इसके पीछे पागल होने का एक कारण ये भी है कि मुझे भी एक एजेंट बनना है। तभी प्रांजल बोली, तो करूं अपने डैड से बात, वो किसी एजेंसी के अथॉरिटी मेंबर हैं। अर्जुन तुरंत प्रियल की टांग खींचता हुआ बोला, हाँ मैडम, इंटेलिजेंस बहुत है ना जो वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेगी। इसे तो वो लोग दरवाजे के सामने भी ना खड़े होने दें। हाँ दी, वहाँ कैसे लेगी आप ट्रेनिंग? पता है ना, वहाँ का ट्रेनिंग लेने के लिए हर तरह से फिट होना पड़ता है और स्ट्रॉन्ग भी, प्रांजल ने कहा। पता नहीं, जब भी मैं टीवी में किसी सीक्रेट एजेंट को देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी जाऊं। कितने कूल होते हैं ये, इनका काम, इनका लुक, स्टाइल, एटीट्यूड सब। प्रियल आधी बात लगभग ख्यालों में खोए हुए बोली, पर प्रियल दी, इन्हें पढ़ना भी बहुत पड़ता है, जिसमें आपका तो बिल्कुल भी मन नहीं है। आप दोनों की मुलाकात कभी नहीं होने वाली। प्रियल ने अपने चेहरे पर नाखुशी सी दिखाई और लैपटॉप छीनकर उसे पकड़ लिया। लैपटॉप पकड़ते हुए उसने कहा, पता नहीं, कुछ न कुछ हो जाएगा। अगर भगवान ने चाहा तो हम दोनों की मुलाकात जरूर होगी। 4 यात्राएं। यूएसए। एनए एजेंसी, जो किसी इंस्टीट्यूट की तरह थी, का ऑफिस रूम। निक लेडल की कुर्सी पर बैठकर एक मैगजीन पढ़ रहा था। उसका ऑफिस सलीके से सजा हुआ था। एसी की हल्की कूलिंग में उसका ध्यान पूरी तरह से मैगजीन में था। उसने मैगजीन पूरी पढ़ी, जिसके बाद उसके चेहरे पर गुस्सा आया और उसने मैगजीन अपने हाथ में मरोड़ते हुए दूर फेंक दी। तभी एम्मा वहां आई, जिसने आते ही अपने सामने गिरी मैगजीन को देखा। एम्मा ने मैगजीन उठाई और पूछा, क्या हुआ? इतना गुस्सा किस बात पर किया जा रहा है निक? तुम भी इतना ही गुस्सा करोगी? निक बोला, अगर ये न्यूज़ पढ़ोगी। नहीं, बकवास न्यूज़। अगर ये बकवास न्यूज़ पढ़ोगी तो। क्या कुछ भी लिखते रहते हैं ये न्यूज़ वाले, जबकि वो लोग कुछ जानते भी नहीं हैं। आई विल सूद हिम, मैं उन पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है। एम्मा ने मैगजीन उठाई और उसके कुछ शब्दों पर गौर किया। उसमें उन दोनों का इंटरव्यू था। इंटरव्यू के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें एम्मा और निक एक साथ थे, और एम्मा के हाथ निक के नाम का टैटू बना हुआ था, जिसे गोल घेरे से हाईलाइट किया गया था। गोल घेरे के पास कैप्शन था, जिसके ऊपर लिखा गया था, होटल पाइन क्रीक के मालिक का अफेयर अपनी जूनियर एम्मा के साथ। निक एम्मा की तरफ देख भड़कते हुए बोला, ये सब तुम्हारी टैटू की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी टैटू बनवाने की? और अगर बनवाना ही था तो ऐसे सामने हाथ पर ही क्यों बनवाया? एम्मा आगे आई और मैगजीन टेबल पर रखते हुए बोली, अब क्या लोगों के डर से मैं अपनी फीलिंग की एक्सप्रेस न करूं? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये टैटू तुम्हारे नाम का नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए बनवाया है। अब मेरे बॉयफ्रेंड का नाम भी निक है, तो मैं इसमें क्या करूं? निक ने उसे तिरछी आंखों से देखा, और यही बात तुम रिपोर्टर्स को नहीं बता सकती थी। उन्होंने कौन सा मुझसे पूछा था? अगर पूछा होता तो बता देती। एम्मा ने टेबल के सामने पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा। बैठने के बाद वो आगे बोली, और तुम्हें लोगों के ओपिनियन का कब से फर्क पड़ने लगा? तुम तो लोगों के ओपिनियन को अहमियत ही नहीं देते थे। मुझे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, निक बोला, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी बकवास लिख दो। दोस्त होने के साथ साथ ये मेरी जूनियर भी है। यहाँ के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और मैगजीन उठाकर बोला, मैं अभी जाकर इनके एडिटर से बात करता हूँ। अगर मैंने इनसे माफी ना मंगवाई तो मेरा नाम भी निक नहीं। एम्मा आगे कुछ कहती, उससे पहले ही निक गुस्से में वहां से चला गया। एम्मा उसके जाने के बाद बोली, ये बंदा कितनी किचकिच करने लगा है यार। पता नहीं ऐसे किचकिच में कौन इसके पीछे पागल होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रियल बड़े ही ध्यान से निक की तस्वीर को देख रही थी। निक का जादू उस पर इस कदर सवार हो गया था कि वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपने लैपटॉप को प्रिंटर से कनेक्ट किया और निक की तस्वीर के कई सारे प्रिंट निकाल लिए। इसके बाद एक प्रिंट को उठाया और उसे देखते हुए बेड के ऊपर लेट गई। अर्जुन और प्रांजल ये नज़ारा दरवाजे के पास से देख रहे थे। प्रांजल ने अर्जुन की तरफ चेहरा घुमाया और कहा, दी तो पूरी तरह पागल हो गई है। इतना पागलपन, इसने तो फिल्मों की कहानियों को भी पीछे छोड़ दिया। ओह माय गॉड! अर्जुन ने अपने चेहरे पर बेचारे वाले एक्सप्रेशन बनाए और नाटक करता हुआ बोला, आज एक और लड़की आर नाम की बीमारी का शिकार हो गई। इस लाइलाज बीमारी ने मेरी दोस्त को भी नहीं छोड़ा। प्रांजल ने अपनी कोहनी अर्जुन को मारी। चुप रहो तुम्हारी ही सुध रही है।
हाँ तो क्या करूं, बताओ तो। ऐसा करता हूं, मैं चेतन भगत से बात करता हूं, उसे इस लड़की के हाल बताता हूं। वो पक्का इस पर कोई ना कोई कहानी लिख देगा। जिस तरह से ये लड़की पागल है, ये कहानी तो बेस्ट से भी बेस्ट जाएगी। ओ माय गॉड! प्रांजल ने अर्जुन की बात को नजरअंदाज किया और खुद से ही बोली, मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद उसने नॉर्मल अंदाज में कहा, मेरे पापा सुरक्षा एजेंसियों के अथॉरिटीज मेंबर हैं, उनकी जान पहचान यहाँ कुछ काम आ सकती है। वेट अ मिनट, उसने कहा और कमरे में चली गई। कमरे में उसने प्रियल का लैपटॉप उठाया और उसे उठाकर बाहर आ गई। प्रियल सो चुकी थी तो उसे इस बारे में पता नहीं चला। बाहर अर्जुन और प्रांजल दोनों सोफे पर बैठे और वहां प्रांजल लैपटॉप पर कुछ सर्च करने लगी। तुम अब क्या ढूंढ रही हो? अर्जुन ने पूछा। इस बंदे की एजेंसी के बारे में पता कर रही हूँ। पापा जो काम करते हैं उसमें एजेंसियों के कुछ शेयर खरीदे जाते हैं। इन शेयरों को खरीदने के बाद इनके कुछ डिसीजन लेने का हक शेयर करने वाले के पास भी आ जाता है। मुझे ये देखना है ये लड़का जिस एजेंसी में काम करता है उसके शेयर का कुछ हिस्सा मेरे पापा के पास है या नहीं। ओह! अर्जुन भी प्रांजल के काम को देखने लगा। प्रांजल काफी देर तक सर्च करने का काम करती रही। इसके बाद उसने कहा, मिल गई थोड़ी बहुत डिटेल। ये एनए एजेंसी में काम करता है, जो किसी इंस्टीट्यूट की तरह है। आजकल इस प्रकार की एजेंसियों का चलन चला है। इसमें स्टडी वगैरह का भी काम होता है और एजेंट खतरनाक मिशन और ट्रेनिंग वाला काम भी। हाँ, वो बात अलग है, यहाँ पढ़ने वाले एजेंट ही होते हैं, या तो करंट या फिर आने वाले टाइम में। और वो काम की चीज मिली जो हम चाहिए थी? तुम्हारे पापा का इसमें कनेक्शन? वही ढूंढ रही हूँ। प्रांजल आगे भी सर्च करने का काम करने लगी। आगे उसने कुछ देर तक सर्च किया और फिर खुशी से उछल पड़ी। ये बन गई बात। एनए एजेंसी 10 एजेंसियों के एक ग्रुप में आती है और मेरे पापा ने जो शेयर खरीदे हैं वो इसी ग्रुप के हैं, यानी वो इन 10 एजेंसियों में डिसीजन लेने का हक रखते हैं। उफ दी, अब देखना मेरे गुणगान गाना नहीं छोड़ेगी। मैं प्रियल दी को निक से मिलाकर ही रहूंगी। वो खुशी के मारे ही सोफे पर खड़ी हो गई थी। उसने लैपटॉप अर्जुन को पकड़ाया और तुरंत फोन कॉल की ओर बढ़ी। यूएसए के एक आलीशान घर में फोन की घंटी बार बार बज रही थी। घर की मालकिन, जिनका नाम प्रियंका दत्ता था, वो किचन में कोई जरूरी काम कर रही थी। उन्होंने जल्दी जल्दी में काम निपटाया और फिर तुरंत अपने मोबाइल की तरफ दौड़ी। वहां पहुंचते ही उसने फोन उठाया, जिसके दूसरी ओर प्रांजल की आवाज गूंजी। हेलो मम्मा, प्रांजल ने फोन उठते ही कहा। आप ऐसे कौन से काम में बिजी थी जो अपनी बेटी का फोन नहीं उठा सकी? मैं यहाँ इंडिया में आ गई हूँ तो लगता है आप मुझे भूल ही गई। आपको याद ही नहीं आपकी कोई बेटी भी है? प्रांजल ने जानबूझकर इमोशनल अटैक किया। अरे किचन का काम कर रही थी, प्रियंका दत्ता ने कहा, इसलिए मुझे फोन उठाने में देरी हो गई। और कौन सी माँ अपनी बेटी को नहीं भूल सकती, चाहे वो उसके पास रहे चाहे उससे 7 समुंदर दूर, समझी? हाँ हाँ समझ गई। कैसी हैं आप और डैड कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारे डैड भी ठीक हैं। तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ मम्मा। दोनों ने कुछ हल्की फुल्की बात की। इसके बाद प्रांजल अपने मेन मुद्दे पर आई और बोले, अच्छा मम्मा, मुझे आपसे कुछ कहना था नहीं बल्कि मुझे आपसे कुछ चाहिए था। आपकी छोटी बहन प्रियल, हम सबकी जान प्रियल, उसे जिंदगी में पहली बार कुछ चाहिए और उसे जो भी चाहिए वो आप और पापा उसे आसानी से दे सकते हो। और वो क्या है? एक एजेंसी है एनए। ये उन 10 एजेंसियों में आती है जिनके शेयर में पापा ने खरीदे हैं। प्रियल दी का ड्रीम है कि वो इस एजेंसी में ज्वाइनिंग ले। ड्रीम नहीं बल्कि सबसे बड़ा ड्रीम कहिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, आपको और पापा को उसे इस एजेंसी में लगवाना है। बस इतनी सी बात? प्रियंका दत्ता ने सुना तो सामने से कहा, हो जाएगा। मुझे उनके काम के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अथॉरिटीज मेंबर होने के कारण वो हर साल 2 या 3 लोगों को इन 10 एजेंसियों में से किसी भी एजेंसी में भर्ती करवा सकते हैं। उनके रेफरल वाले कैंडिडेट को काफी स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिलता है। तुम्हारा काम हो जाएगा। वाह सच मम्मा, प्रांजल ने खुशी दिखाई और दोबारा अपनी जगह पर जोर जोर से उछलने लगी। उसने अपने फोन को पकड़ा और उसे चूमने भी लगी। लव यू मॉम, लव 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 यू। उसने ढेर सारे बार प्यार की बौछार की और फिर फोन काट दिया। फोन काटने के बाद उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अब प्रियल दी को निक का होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। अर्जुन और प्रांजल दोनों प्रियल के सामने खड़े थे। प्रियल उन दोनों के सामने बेड के ऊपर पलथी मारकर बैठी हुई थी। सभी एक दूसरे के चेहरों को ताक रहे थे। अब तुम दोनों कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही मुझे देखते रहोगे? मुझे देखने के लिए तुम दोनों ने मुझे नींद से जगाया था क्या? नहीं, अर्जुन फुसफुसाता हुआ बोला, हमने तो तुम्हें इसलिए नींद से जगाया था कि कहीं तुम सपनों में ही निक से मिलने ना पहुंच जाओ। प्रांजल और प्रियल दोनों ही अर्जुन को घूर घूर कर देखने लगे। वो दी, प्रांजल बोली,
एक्चुअली बात ये है कि प्रांजल ने सब कुछ प्रियल को बिना बताए किया था, जिसकी वजह से वो बताते हुए हिचकिचा रही थी। बात ये है कि हमने आपके निक से मिलने का इंतजाम कर दिया। क्या? प्रियल शॉक्ड हुई और अपनी जगह से खड़ी हो गई। कैसे? वो, आपको पता है ना, पापा एजेंसियों के एक अथॉरिटीज मेंबर हैं। उनके पास इनके कुछ शेयर हैं जो उन्हें डिसीजन लेने का अधिकार देते हैं। निक जिस एजेंसी में काम करता है, उनके शेयर भी पापा के पास हैं। वो यहाँ के भी डिसीजन ले सकते हैं। हमने यहाँ आपकी ज्वाइनिंग के बाद उस एजेंसी में कर दी जहाँ निक काम करता है। ओह नहीं, मतलब तुमने मम्मा को इस बारे में बता दिया। वो मुझे पागल कहेंगी, बोलेंगी एक लड़के के लिए कोई दी। हमने उन्हें ये थोड़ी ना बताया है कि आप निक की वजह से वहाँ लगना चाहती हैं। हमने ये कहा है कि उस एजेंसी में लगना आपका ड्रीम है, सबसे बड़ा वाला ड्रीम। पर फिर भी किसी एजेंसी में जाकर एजेंट बनना छोटा मोटा काम नहीं होता। काफी टफ प्रोसेस होता है, हैवी ट्रेनिंग होती है। इतना सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? तुम लोग मुझे मरवाओगे। कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। लोग कमाल है मैडम, अर्जुन बोला। अब आप क्या चाहती हैं? कोई जादू की परी आए, आपसे पूछें आपको क्या चाहिए, आप बोले मुझे निक दे दो और वो निक देकर चली जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। उसे पाने के लिए आपको कुछ कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। ओह, मेरी शुद्ध हिंदी फिर से वापस आ गई। दी, अगर आपको सही नहीं लग रहा तो मैं उन्हें ये करने के लिए मना कर देती हूँ। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। सॉरी। प्रांजल इतना कहकर दरवाजे की ओर मुड़ गई और जाने लगी। उसके चेहरे पर सैडनेस थी। रुको 1 मिनट। तभी प्रियल ने उसे रोका, जिसके बाद प्रांजल रुक गई। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। इसके बाद प्रियल बोली, अब कह दिया है तो देख लेंगे, कर लेंगे मैनेज। ये बात उसने नॉर्मल एक्सप्रेशन में कही थी। इसके बाद वो उछली और अपने फुल एक्साइटमेंट में कहा, ओह गॉड, तुम दोनों ग्रेट हो यार, और कूदकर प्रियल और अर्जुन के गले लग गई। प्रियंका जी, भले ही प्रियल आपकी छोटी बहन है, लेकिन मैंने प्रियल और प्रांजल में कभी भेदभाव नहीं किया। जब प्रियल पैदा हुई थी तब आपकी मम्मी की डेथ हो गई थी और पापा जी तो प्रियल के जन्म के 3 महीने पहले। तब से मैंने प्रियल को अपनी बेटी की तरह ही पाला है। आज तक उसे किसी भी बात की कमी नहीं होने दी है। माना मैंने कुछ गलतियां की हैं, पर प्यार मैं भी करता हूँ। पर अब वो जो चाहती है वो नहीं हो सकता। यहाँ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में बहुत खतरा है। आप नहीं जानते एक एजेंट को किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। और प्रियल, वो तो इसके एलिजिबल भी नहीं है। कोई उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा एजेंसी में। प्रभास दत्ता प्रियंका जी के ठीक सामने बैठे थे। प्रियंका जी ने अभी अभी प्रियल के एडमिशन की बात की थी, जिसके बाद उसे ये जवाब सुनने को मिला था, योग्य नहीं है तो हो जाएगी ना। प्रियंका जी ने कहा, इनमें पहले ट्रेनिंग भी तो दी जाती है। जो भी कमी होगी वो वहाँ ठीक हो जाएगी। और रही बात खतरे की, तो वो तो हर जगह होता है। उन्होंने सामान्य अंदाज में अपनी बात पूरी की। इसके बाद नाराज पत्नी वाला मुंह बनाया और बोली, देखिए, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने मम्मी जी से प्रॉमिस किया था, मैं कभी प्रियल को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं भी नहीं होने दूंगा। लेकिन अभी वो जो कह रही है ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। प्रियंका जी पूरे नाराज होने वाले मूड में आ गईं। मैं दत्ता जानते थे कि प्रियंका जी से बहस करने का कोई तुक नहीं है। उनके लिए प्रियल सब रिश्तों से बढ़कर है। प्रियल के मामले में वो किसी बात को भी नहीं मानती। इस बात को सोचते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ, मुझसे जो पॉसिबल होगा मैं वो करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद वो अपनी जगह से खड़े हुए और बाहर की ओर चल दिए। बाहर मेन डोर को क्रॉस करने के बाद वो रुके और बोले, इन्हें क्या लगता है कि मैं प्रियल का एडमिशन यहाँ पर होने दूंगा? कभी नहीं। पता नहीं प्रियंका को नहीं समझती है। एक बहन बहन होती है और अपने अपने। एक बार प्रियल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, फिर एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दूंगा। दूर रहेगी तो पीछा छुटेगा, वरना प्रियंका को समझाना तो नामुमकिन है। प्रियल की शादी के बाद प्रांजल को भी यहाँ बुला लूंगा। फिर वो आगे बढ़े और अपनी गाड़ी की ओर चल दिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों ही कहानियां हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूएसए, होटल पाइन का। रात के 12 बजे थे। होटल में हल्की फुल्की चहल पहल थी। एवा नाम की लड़की होटल के ऑफिस में बैठकर अपने काम को निपटाने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ काम नहीं करती थी, वो सिर्फ निक की दोस्त के तौर पर उसके काम में मदद करती थी। उसके बाल सामने से हल्के पिंक रंग के थे। तभी एक लड़का वहाँ आया जिसका नाम अंकित था। उसने आते ही कहा, अभी तक नहीं हुआ तुम्हारा काम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ यार। ऐसे ही तो तुम अगले जन्म में आओगी।
बस यार होने वाला है, एवा बोली। ये निक पीना, मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन उसके इस होटल मैनेजमेंट से फुर्सत मिले तो कुछ करूँ ना। ऊपर से मैं तो काम भी नहीं करती यहाँ। हाँ, वो बिजी बंदा है, फुर्सत नाम का शब्द तो उसकी डिक्शनरी में भी नहीं है। कभी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग, कभी मीटिंग में, यहाँ होटल में भले ही काम आए, मगर इसके भी काम रहते हैं। तुम अच्छे से जानती हो उसे। हाँ, यही वजह है मैं उसे कुछ कहती नहीं हूँ, एवा ने कहा। वरना मेरे बस में होती तो मैं उसके काम को छोड़कर ऐसे भागती कि फिर ढूंढे भी न मिलती। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी दो और लोग वहाँ आ गए, रॉन और एवेलिन। रॉन निक का कलीग था, जबकि एवेलिन उसकी क्लोज फ्रेंड, काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड। रॉन ने आते ही एवा पर टॉन्ट मारते हुए कहा, ये देखो हमारी लिटिल एवा, सबसे छोटी है मगर सबसे ज्यादा काम करती है। हाँ भाई, सब तुम्हारे दोस्त की मेहरबानी है। एवा ने अपनी नज़र कंप्यूटर स्क्रीन में गड़ा रखी थी। उसने उसी तरफ ध्यान रखते हुए कहा, बड़ी वाली मेहरबानी कहो निक की, वो तुम्हें इसके लिए तनख्वाह देता है या नहीं? उसने मजाक वाले अंदाज में पूछा। एवा ने उसकी तरफ देखा और बाल झटकाते हुए कहा, इसकी तो कोई कमी नहीं रखी कभी। अपना कार्ड ही उसने मुझे दे रखा है, जब जितने चाहो उतने खर्च कर लो, घर भी मेरे हवाले है। जीनी बोली, वैसे तुम्हारा काम है भी अच्छा, ये होटल तुम्हारे काम की वजह से काफी अच्छा चल रहा है। निक यहाँ कम आता जाता है, मगर इसके बावजूद इसका अच्छा नाम है। एवा ने एक हल्की सी मुस्कान दी। एवेलिन ने इसे एक्सेप्ट किया और पूछा, वैसे वो है कहाँ? दिखाई नहीं दिया, मैसेज या कॉल का भी रिप्लाई नहीं किया। वो खुद कर ले, इसके बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकते। उसे इन सब की आदत नहीं है। एवा याद करते हुए बोली, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। आखिरी बात दोपहर को हुई थी, तब वो स्ट्रेस में लग रहा था। मैगजीन में उसके इंटरव्यू को गलत तरीके से दिखाया गया था, जिसकी वजह से वो गुस्से में था। इसने उसकी कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा कर दी होंगी, मुझे यही लग रहा है, जिसका असर उसे उसके स्ट्रेस फॉर्म में देख रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। एवेलिन ने कुर्सी संभाली और अपना फोन उस पर रखते हुए कहा, ये 7 साल पहले की बात है, अब तक तो वो उसे भूल गया होगा। अपना निक चीजों को इतनी आसानी से भूलता कहाँ है? एवा ने सुस्ताई अंदाज में कहा, अगर वो भूल चुका होता तो आज उसकी नई गर्लफ्रेंड होती। तुम भी उसकी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड ही बनी हो, गर्लफ्रेंड जैसी हो मगर गर्लफ्रेंड नहीं हो। एवेलिन के चेहरे पर सैडनेस सी आ गई। रॉन ने एवेलिन को सैड होते हुए देखा तो उसने माहौल को बदलने के लिए बोला, तुम सब भी कहाँ पुरानी बात लेकर बैठ गए? जो चीज़ अब है ही नहीं, उसे क्यों याद करना और क्यों उसकी बात करना? अच्छा, मैं कह रहा था, ट्रिप आने वाली है, कोई ट्रिप प्लान करो इस बार। ट्रिप की बात छिड़ते ही सब इस बारे में बात करने लगे, मगर जिनी का ध्यान इन सब में नहीं था। एवेलिन ने जो भी बात कही थी वो उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने फोन उठाया और निक को मैसेज किया, जिसमें पहले भी कई सारे मैसेज उसकी ओर से गए हुए थे, जिनका रिप्लाई नहीं आया था। वेयर आर यू? इस मैसेज के जाते ही सारे मैसेज सीन हुए और रिप्लाई आया, एट माई होम, अभी घर लौटा हूँ। एवेलिन ने ये मैसेज पढ़ा और फिर फोन ऑफ करके वहां से चली गई। बाकी सब अपनी बातों में व्यस्त थे, तो उनमें से किसी ने भी उसके जाने पर ध्यान नहीं दिया। एवेलिन की गाड़ी तकरीबन 1 घंटे बाद निक के घर के सामने जाकर रुकी। निक का घर आलीशान था, सामने पार्क बना हुआ था और फिर उसके बाद मेन घर आता था। पार्क में डेकोरेटेड फूल, झूला और एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। एवेलिन घर के पास पहुंची और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। रात के लगभग 1 बजे थे। निक सोफे पर बैठकर खाना खा रहा था। एवेलिन, तुम यहाँ इतनी रात को? निक ने उसे देखते ही हैरान होते हुए कहा, क्यों आ नहीं सकती क्या मैं? एवेलिन गुस्से में बोली। उसने अपना बैग वहीं पटक दिया। आ सकती हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो किसी तरह की रोक टोक नहीं, मगर फिर भी इतनी रात को? इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं। डू यू नो अबाउट इट? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, एवेलिन बोली और बिल्कुल उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे ये बात अभी करनी थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम फोन पर भी कर सकती थी या मैसेज में टाइप कर देती। निक खाना खाने लगा। मुझे फेस टू फेस ही करनी थी, एवेलिन ने दोबारा गुस्से में कहा। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ, निक खाते हुए जवाब दिया। क्या तुम अभी तक एली को नहीं भूले? पूरे 7 साल हो गए हैं उस घटना को, क्या वो तुम्हें अभी भी याद है? तुम ऐसा क्यों लगता है? मैं इन बीती घटनाओं को कब का भूल चुका हूँ। एली के बारे में मुझे अब ये भी याद नहीं कि वो थी कौन।
अगर ऐसा है तो तुमने मुझे एज ए गर्लफ्रेंड क्यों नहीं स्वीकार किया? क्यों तुमने मुझे अभी तक बस अपनी बेस्ट फ्रेंड बना रखा है? बेस्ट फ्रेंड नहीं, बिल्कुल बेस्ट से भी बेस्ट वाला फ्रेंड। और तुम गर्लफ्रेंड बनना ही क्यों है? क्या कमी है हमारे रिश्ते में? सारी फीलिंग तो सेम है, बस सेक्सुअल रिलेशन नहीं है हमारे बीच में। बाकी सब चीज तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी है, किस तक कर लेते हैं हम एक दूसरे को। हाँ, लेकिन इसका कोई स्टेटस नहीं बन रहा। जब तक हमारे रिश्ते को कोई नाम नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ भी कर लें वो बेमतलब ही रहेगा। बेमतलब के रिश्ते नाम के रिश्तों से ज्यादा चलते हैं। अगर हमने इसे नाम दिया तो मुझे नहीं लगता हमारा रिश्ता एक दिन से भी ज्यादा टिकेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्तों में लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं मिलता। मुझे लड़ाई चलेगी, मगर मुझे हम दोनों के रिश्ते को एक नाम देना है। तुम मुझे एज ए गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट करना होगा, एवेलिन ने कहा और निक के और क्लोज हो गई। निक ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे किस करने के लिए गई, मगर निक ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख उसे रोक लिया। तुम जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं बना सकती। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एज ए बेस्ट फ्रेंड रखना चाहता हूँ, बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड। अगर तुमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मेरा ईगो और मेरा एटीट्यूड बीच में आ जाएगा, जो तुम्हारे लिए सही नहीं रहने वाला। अगर तुम्हारा ईगो और एटीट्यूड बीच में आएगा तो मेरी भी जिद बीच में आएगी। मुझे अब अगर तुम्हारी लाइफ में रहना है तो एज ए गर्लफ्रेंड ही रहना है, वरना हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा, दोस्ती वाला भी नहीं। तुम ये गलत कर रही हो, किसी को भी ऐसे मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही। जब भी कोई कहता है तुम उसकी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड तो हो मगर कभी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई, तो मुझे लगता है तुम्हारे लिए मेरे कोई मायने नहीं। कॉल और मैसेज भी तो मैं खुद से करती हूँ, तुम्हारी ओर से मुझे फ्रंट रिस्पॉन्स कभी नहीं मिला। तुम जानती हो मुझे इसकी आदत नहीं है, लेकिन कोई भी अपने बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। ये करना भी यही दिखाता है कि तुम्हारे लिए मेरे कोई मायने नहीं है। तुम अपनी आदत मुझसे ज्यादा पसंद करते हो। तुम बेफिजूल की बात कर रही हो। तुम मेरे लिए कितने मायने रखती हो कितने नहीं, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। लड़कियों के मामले में मैं सबसे ज्यादा तुमसे ही कनेक्टेड हूँ। मेरी लाइफ की चाहे कोई भी बात हो ना हो, उसके बारे में सबसे पहले तुम ही पता चलता है। इसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे ये प्रूव करने की जरूरत है कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। मगर निक, एविलिन ने खुद में ही उलझते हुए कुछ कहने की कोशिश की, मगर निक ने उंगली को अब की बार उसे चुप कराने के लिए उसके होठों पर रख दी। ईव, अब आगे कुछ मत कहो, निक बोला। इस बार तुमने ये सब कह दिया, मगर आज के बाद कभी मत कहना। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और हमेशा रहोगी, भले ही तुम इसे मानो या ना मानो। इसके बाद उसने घड़ी की तरफ देखा और कहा, रात बहुत हो गई है तो तुम अब जानी चाहिए, बाकी की बात हम कल इंस्टीट्यूट में कर लेंगे। एविलिन ने घुली मिली सी मुस्कान दी, जिसमें संतुष्टि भी थी और नहीं भी थी, और फिर निक को हक किया। निक ने भी उसे हक किया, जिसके बाद वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद निक कुछ देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा। इस दौरान उसके चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन थे। इसके बाद उसने मुंह फेरा और उसके साथ ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो थोड़ा सैड हो गया था। उसने अपने इस एक्सप्रेशन में कहा, मैं बस उसी का हूँ, इसके अलावा मैं और किसी का नहीं हो सकता, तुम्हारा भी नहीं और किसी और का भी नहीं। सुबह हो चुकी थी। प्रियंका दत्ता अपने घर में किचन का काम कर रही थी। काफी सारा काम करने के बाद उन्होंने अपने हाथ साफ किए और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। तभी घर का दरवाजा खुला और प्रभास दत्ता घर के अंदर आए। उन्होंने अपना कोट सोफे पर रखा और प्रियंका दत्ता की ओर चले। वहां उन्होंने उनसे कहा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मगर कुछ नहीं हो पाया। प्रियल के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, जिसकी वजह से उसका एडमिशन रेफरल कैंडिडेट के तौर पर कभी नहीं हो सकता, जबकि इसके अलावा उसके एडमिशन के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे माफ कर देना। इतना कहने के बाद उन्होंने प्रियंका दत्ता के कंधे पर हाथ रख सांत्वना दी और वहां से चले गए, जबकि प्रियंका दत्ता के चेहरे पर निराशा के भाव छा गए थे।